हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 67th को ध्यान में रखते हुए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, इसके कुछ प्रश्न हैं और मतलब प्रैक्टिस है, उनकी आंसर प्रैक्टिस है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें करीब 10 प्रश्न होंगे, हो सके तो टोटल ही एक वीडियो में कवर करेंगे और इनको देखेंगे, इनकी व्याख्या कैसे हो सकती है, प्रश्न कैसे हो सकते हैं, या प्रश्न अगर कुछ और दूसरे तरीके से पूछा जाए तो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, चक्रवात को परिभाषित करें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं और उनसे संबंधित या उनसे प्रभावित क्षेत्रों और संबद्ध मौसमी दशाओं का विवरण दीजिए। ये पहला टेस्ट हुआ है अभी, इसी का प्रश्न है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कैसे लिखेंगे इसे। तो सबसे पहले तो हम चक्रवात को परिभाषित करें, चक्रवात वाला पोर्शन देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत उनके बारे में और बताएंगे, फिर हम उष्णकटिबंधीय मतलब इस चक्रवात को दो भागों में भी बांटेंगे। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसकी विशेषता क्या है, प्रभावित क्षेत्र क्या है, मौसमी दशा कैसी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है। ठीक है, फिलहाल इसका जो परिचय है कुछ इस तरीके हो सकता है। पहले हम इनका परिचय देखेंगे। पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायु दाब कम बाहर की ओर अधिक होता है चक्रवात कहलाता है। ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, वृत्ताकार या अंडाकार होता है। इसमें वायु चारों ओर उच्च वायु भार के क्षेत्र से केंद्रीय निम्न भार वाले क्षेत्र में चलती है। कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत वामावर्त में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इस प्रकार से ये हम बता के फिर ऐसे चित्र भी बना देंगे। एक देखिए सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका ये है परिचय का कि एक ऐसी संरचना जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है, जिसमें गर्म और ठंडी वायु के मिलने पर गोलाकार रूप में या अंडाकार रूप में प्रतिबिंबित होती है, उसे हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, इसमें परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से पवनों का संचार होता है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, फिर मौसम और जलवायु की दृष्टि से चक्रवात बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ वर्षा और तापमान की मात्रा में अचानक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें हम चाहें, क्योंकि ऑप्शनल है, तो किसी का विचार भी दे सकते हैं, जैसे पी लेख के अनुसार। इनके अनुसार है कि चक्रवात प्रायः अंडाकार आकृति की समभार रेखाओं से घिरी ऐसी अवस्था है जिसके लगभग मध्य में निम्न वायुभार का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अभी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, तो उसमें है शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय चक्रवात, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें बता के फिर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे। क्या है भाई, कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, परंतु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्रायः अभाव पाया जाता है। ठीक, इनकी उत्पत्ति महासागरीय क्षेत्रों में होती, तत्पश्चात प्रवाह स्थलीय क्षेत्र की तरफ होता है और ये चक्रवात विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार से भी ये बताएंगे। फिर अब हम बताएंगे इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रमुख क्षेत्र हैं कैरेबियन सागर, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर। ठीक है, अब इसकी दशा की बात करें,
जो विकास की दशा, उत्पत्ति की दिशा है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और विकास के लिए कुछ परिस्थितियां जो हैं अनुकूल होती है। जैसे विस्तृत समुद्र तल होना चाहिए जहां तापमान हो 27 डिग्री से अधिक। दूसरा, कोरियालिस बल की उपस्थिति जरूरी है। फिर ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना चाहिए। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र अथवा निम्न स्तर के चक्रवाती परिसंचरण का होना जरूरी है। फिर समुद्री तल तंत्र पर ऊपर अपसरण हो। ठीक है। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति देखेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण यहाँ वायुदाब कम होते हुए भी चक्रवात नहीं बनते। फिर आगे है, भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। जिस तल पर ये पवनें आकर मिलती हैं उसे ITCZ कहते हैं। ठीक है। और ITCZ क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ क्या होता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। इसके इसके आगे देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में ITCZ भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर हो जाता है, जिस कारण इस अभिसरण तल के किसी भाग में वायु काफ़ी गर्म होकर बड़े पैमाने पर ऊपर की ओर उठती है। तो कोरियोलिस बल के कारण इस निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर सभी दिशाओं से पवनें चलने लगती हैं और एक चक्रवात का जन्म होता है। ठीक है। अब चक्रवात के चारों ओर वायुभार अधिक तथा केंद्र पर वायुभार कम होता है। इस केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। अगर विशेषता की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध विशेषता है कि 5 से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्ध में होता है। ठीक है। फिर चक्रवात की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, याद रखना दिशा के रूप में है। फिर वृत्ताकार समदाब रेखाओं से आवृत होता है। इसके केंद्र में न्यूनतम वायुदाब 920 से 950 मिलीबार के तक मिलता है। ठीक है। फिर इसमें पवन का वेग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों का आकार छोटा होने के कारण दाब प्रवणता अधिक होती है। इस प्रकार से एक चित्र भी बना देंगे। ठीक है, बढ़िया है। फिर मौसमी दशा देखेंगे, क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आगमन और अवसान दोनों में मौसम में भारी परिवर्तन होता है, जो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आगमन से हवाएं तीव्र गति से चलती हैं और आसमान में धूल कण बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, वायु के तीव्र उठान के कारण आकाश कपास वर्षा मेघों से ढक जाता है और मूसलाधार बारिश होती है। ठीक। फिर चक्रवात के मध्य वायु की गति शांत होती तथा यह शांत क्षेत्र के रूप में विकसित होता है। ठीक है, कहीं कहीं स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और बादलों के आने से बाहरी दृश्य बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। फिर चक्रवात के अवसान के पश्चात तापमान में काफ़ी गिरावट होती है और बाहरी दृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर चक्रवात अत्यंत ही विनाशकारी होता है। प्रभावित क्षेत्र की बात करें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, तथा स्थल पर पहुंचते हैं, जिससे विश्व के तृतीय क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं, जिसे हम इस मानचित्र से देख सकते हैं। ठीक है। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों की बारंबारता भी बढ़ी। जैसे बुलबुल है, वायु है, तितली है, फोनी है। ये चक्रवातों ने भारत को कई रूपों में प्रभावित किया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एक जो समसामयिक घटनाक्रम होता है ना, उससे आपकी एक्टिविटी का भी पता चलता है। ठीक है। फिर हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति कैरिबियन सागर में होती है, मुख्यतः जून अक्टूबर माह में USA मैक्सिको को प्रभावित करता है। USA और मैक्सिको टॉर्नेडो से भी प्रभावित होते हैं। फिर चीन सागर में टाइफून की उत्पत्ति होती है, जो फिलीपींस, चीन और जापान को प्रभावित करता है। हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात के नाम से जानते हैं, जो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और अरब सागर को प्रभावित करता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली कहते हैं, जो इसके उत्तरी तट को प्रभावित करता है। ठीक है। अब ये मैप बना हुआ है और ये मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र हो गया। अब ये देखिए, ये एक प्रश्न और तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न था, भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए तथा जलवायवीय वितरण किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए।
इसमें देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना अगर माने तो 121 लाख करोड़ नहीं, 121 करोड़ जनसंख्या है, जो 3.17 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, ये भी गलत है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका प्रमुख कारण यहाँ की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। जैसे देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखेंगे तो उच्चावच है, जलवायु है, मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, खनिजों की उपलब्धता है। ठीक है, अब उच्चावच की बात करेंगे तो पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या कम, मैदानी भागों में अधिक मिलती है। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का केवल 23% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जबकि यहाँ पर भारत की 50% से अधिक जनसंख्या मिलती है। और एक चीज़ और याद रखना, ये वाला जो मैदान है ना, विश्व का सबसे घना बसा मैदान है। ठीक है, फिर जलवायु क्या है? विषम जलवायु वाले प्रदेशों में कम जनसंख्या, जबकि समान जलवायु वाले भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। फिर चलेंगे, जैसे अब देख लेंगे, हिमालयी क्षेत्र में देखें तो अधिक शीतलता, राजस्थान के थार क्षेत्र में अधिक शुष्कता के कारण जनसंख्या कम होती है। ठीक है, मिट्टी की बात करेंगे। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ लोग खेती कर पाते हैं। जल की उपलब्धता क्या है, ऐसे ही आप व्याख्या थोड़ी बहुत कर देंगे तो ये थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर जल की उपलब्धता जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालता है। अधिकांश जनसंख्या नदी घाटियों में ही है, जैसे पंजाब है, हरियाणा में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, फिर खनिज पदार्थों की उपलब्धता देखेंगे। राजस्थान के खेतड़ी का विकास और उपस्थित तांबे के भंडार छोटा नागपुर पठार में खनिजों के दोहन के उपरांत तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई है। फिर जलवायु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु का देखिए, जलवायु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उसके खाने पीने में, पहनावे ओढ़ावे में। ठीक है, ये सारे प्रभाव देखे जा सकते हैं। खेती करने का जो तरीका होगा, उनके वो कौन सी फसल उगाएंगे, उस पर भी प्रभाव देखा जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण के सभी अंगों में जलवायु मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि मानव की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, जन स्वास्थ्य सभी पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में कृषि राष्ट्र के अर्थतंत्र की धुरी है भारत, जो जलवायु की विषमता से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके अलावा मनुष्य के कई क्रियाकलाप जैसे उद्योग, व्यवसाय, परिवहन, संचार व्यवस्था आदि को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु प्रभावित करती है। ठीक है, तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? भाई, कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा, उद्योग पर पड़ेगा, सामाजिक जीवन पर पड़ेगा। कृषि पर क्या प्रभाव होगा? भारत में वर्षा के प्रारंभ होने के साथ खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। जब वर्षा समय से प्रारंभ हो जाती है और नियमित अंतराल पर होती रहती है, तो कृषि उत्पादन का परिणाम भी अच्छा होता है। ठीक है, भारत में किसी वर्ष जल वृष्टि बहुत कम हो पाती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और देश में अकाल पड़ जाए। इसके विपरीत कभी कभी भारत में इतनी वर्षा होती है कि जिसके कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है और फसलें फिर से नष्ट हो जाती हैं। चक्रवाती वर्षा के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ने की फसलों को लाभ भी मिलता है। उद्योगों पर क्या प्रभाव होता है? दक्षिण भारत की जलवायु उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक अच्छी है। समुद्री तट निकट है, इसलिए यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि भारत के अधिकांश सूती वस्त्र की मिलें दक्षिण भारत में, कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के तटीय भागों में स्थित हैं। उत्तरी पर्वतीय भाग अधिक ठंडा जलवायु प्रदेश है, इसलिए वहाँ ऊनी वस्त्रों को कुटीर लघु उद्योगों के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, फिर उत्तरी भारत का पश्चिमी मैदानी भाग जो चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध है, वह बाढ़ में मतलब गर्मी महीने में लू पौने के कारण प्रभावित होता है। इस समय यहाँ गन्ना रहते हुए भी चीनी मिलों को अधिक गर्मी के कारण बंद करना पड़ता है, जबकि ग्रीष्म भारत में गर्मी में क्या होता है, उस रात जलवायु के कारण अधिक समय तक चीनी मिलें चलती रहती हैं। ठीक है, भारतीय उद्योग इसलिए अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि यहाँ कृषि पर आधारित कच्चे माल वाले उद्योगों की प्रधानता होती है। ठीक है, फिर जलवायु का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी प्रकार से आप पॉइंट पॉइंट रट जाएंगे। ठीक है, इनको आप लिख भी लेंगे, तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर भीषण गर्मी के बाद घनघोर वर्षा का मौसम आरंभ हो जाता है, जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है,
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। फिर अधिक उष्णता आर्द्रता बीमारियों को तो जन्म देते ही हैं, बल्कि मनुष्य इनसे आलसी भी हो जाते हैं, जिससे मानव की कार्य क्षमता भी घट जाती है। ठीक है। फिर मानव की वेशभूषा भी जलवायु से प्रभावित होती है, इसलिए उत्तरी भारत में लोग शीत ऋतु में ऊनी कपड़े, जबकि दक्षिण भारत में हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं। फिर जलवायु का प्रभाव मानव के रहन सहन भी पर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? भारत के में मकान हवादार बनाए जाते हैं और उनमें, क्योंकि भारत में ग्रीष्मकाल की अवधि लंबी होती है। ठीक है। फिर ये वाला प्रश्न इन्होंने फिर से यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत को विभिन्न भूआकृतियों में विभाजित करते उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला का वर्णन कीजिए। ये वाला प्रश्न देख लेंगे, इसके बाद ये वीडियो रोक देंगे आज। ठीक है। अगले वीडियो में दूसरा अगले आगे वाले जो प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। भारत की भौगोलिक संरचना का एक विशद विविधता भरी है। यहाँ पर सबसे प्राचीन आर्कियन शैल संस्तर से लेकर नवीन चतुर्थ शैल संस्तर विद्यमान है। यहाँ पर उत्तर में विशाल हिमालय के साथ ही दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग को तीन ओर से समुद्र घेरे हुए है। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में हमें विश्व की लगभग सभी भूआकृति प्राप्त हो जाती है। भारतीय भूआकृति को विभाजित करने का कार्य विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया। जैसे इन्होंने बताया है कि मंडिया है, इन्होंने तीन प्रदेशों में विभाजित किया। वहीं पर चटर्जी महोदय के द्वारा भारतीय भूभाग को पांच प्रकार के स्थानांतरित प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से हैं? हिमालय या उत्तर का बृहद पर्वत श्रेणी, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब उत्तर की विशाल पर्वतमाला देखें तो इसमें उत्तरी भाग में विशाल पर्वतमाला है, हिमालय है, अनुषंगी पर्वतमालाएं हैं। इसके व्यापक तौर पर एक हिमालय पर्वतमाला नाम से ही संबोधित करते हैं। विस्तार देखें कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है? पश्चिमी हिंदुकुश से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक है, जहाँ ये पर्वत एक तीज मोड़ लेकर मुड़ जाता है। फिर पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर होती है, जो कि अधिक है, और पूर्वी भाग में चौड़ाई कम होती जाती है। निर्माण देखेंगे, निर्माण हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के संबंध में टेथिस भूसंहति के उत्थान संबंधित सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसके अनुसार प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया के तहत जब भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तो भारतीय प्लेट का अवतलन हुआ और इन दोनों प्लेटों के मध्य पूर्व में एक टेथिस नामक उथला गर्त था, जिसका इस प्रक्रिया के वलन से वलन हो गया। इस वलन के कारण पड़ी गांठ के रूप में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। इस तरीके से इन्होंने चित्र भी बना दिया है। ठीक, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई औसत देखेंगे 350 किलोमीटर होगी। इसे हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, है ना। निर्माण की दृष्टि से देखेंगे तो पहले देखिए पारा हिमालय है, सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है। वर्तमान में तैतीस सागर के निक्षेप प्राप्त होते हैं। इस भाग में तृतीय आर्कियन चट्टानें मौजूद हैं, परंतु उसी भाग ऊपरी भाग जो है अवसादी चट्टानों से बना। सर्वप्रथम इसी भाग का उत्थान हुआ था। याद रखना, भारत में काराकोरम श्रेणी है, तिब्बत में कैलाश श्रेणी इसी के भाग है। फिर बृहद हिमालय है, परा हिमालय के दक्षिण में है, लघु हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, दीवार की तरह खड़ा हुआ है ये। परा हिमालय से इंडो तिब्बत सचर क्षेत्र से अलग हुआ है, जबकि लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश के सहारे अलग हुआ। पश्चिम में पीर पंजाल के सहारे इसकी चौड़ाई 350 से 500 किलोमीटर और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है। वाडिया ने बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई को 6100 किलोमीटर माना है, 6100 मीटर, सॉरी। बृहद हिमालय में वनस्पति का सर्वथा अभाव है। यहाँ पर लगभग वर्ष भर बर्फ जमे रहते हैं और संरचना की दृष्टि से यह भी अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है। ठीक है। फिर लघु हिमालय है, पश्चिम में पीर पंजाल से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक ये है। ठीक है। शिवालिक के उत्तर में है। ठीक है। यह बृहद क्षेत्र से MCT वही मेन सेंट्रल थ्रस्ट से भी विलगित होता है। लघु हिमालय पर ही प्रमुख तीर्थाटन स्थल जैसे शिमला है, मसूरी, धर्मशाला इत्यादि वहीं पर है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 50 किलोमीटर से लेकर पूर्व में 30 किलोमीटर तक है। ठीक है। बृहद और लघु हिमालय के बीच में कई प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी यहीं पे है। ठीक है। फिर आएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पर्वतमाला का सबसे नवीनतम भाग है हिमालय पर्वतमाला का। ठीक है। संरचना तरंगित स्थलाकृति के रूप में हुई है। पश्चिम में कश्मीर से शुरू होकर पूर्व में असम के
द्वार के सहारे इसका मतलब ये फैला हुआ है। ठीक है, यहीं तक ही है। बिहार में भी सोमेश्वर पहाड़ी है, रामनगर, दून भी शिवालिक। ये वाला चीज़ बताना थोड़ा ज़रूरी हो गया क्योंकि बिहार के बारे में आप लिख रहे थे। ठीक है, बिहार बीपीएससी लिख रहे थे ना। इसको अब देखेंगे, इसके जो प्रादेशिक भाग हैं जैसे कश्मीर हिमालय है, ठीक है, कश्मीर हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय है, फिर कुमाऊँ हिमालय है। ठीक है, फिर कुमाऊँ हिमालय देखिए इसमें इन्होंने गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा। ये सिर्फ 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पंजाब हिमालय, ठीक है, दूसरा है कुमाऊँ हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। ये सब 2 नदियों के बीच में है। सिंध से काली के बीच, काली से तिस्ता के बीच, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, तिस्ता से नहीं, एक मिनट, ये सिंध से काली, ठीक है, काली से सिंध नहीं, सिंध से सतलज, ठीक है, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने बताया तो है लेकिन इन्होंने बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, फिर बाकी अब इसके आगे कल देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो और मज़ा भी नहीं आएगा ना। एक प्रश्न देख सकते हैं फिलहाल हम, या फिर कल देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। फिर जो अगला टेस्ट होगा, अगला टेस्ट भाई संडे को ही, संडे ही टेस्ट रखेंगे। और जो संडे को टेस्ट होगा उसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे। अगला जो टेस्ट आएगा उसमें हम फुल लेंथ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट का दायरा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। काफ़ी वो जो रेशियो होगा वो भी थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान रखना है हर एक चीज़ का, शब्द का भी ध्यान रखना है, कंटेंट का भी ध्यान रखना है, पेज का भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और एग्ज़ाम आते आते वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।